ठीक है बच्चों, हम समकालीन विश्व की राजनीति के मंच पर अमेरिकी वर्चस्व की बात कर रहे हैं। पहले की वीडियो में अमेरिका का परिचय बताया कि अमेरिका का किस तरीके से वर्चस्व रहा है। दूसरी वीडियो में आपने देखा कि अमेरिका के जो सैन्य अभियान थे और ठीक है, और बचने के जो उपाय थे उसके वर्चस्व से उसके बारे में पढ़ा। साथ ही जो है उसके अवरोधों के बारे में भी पढ़ा, जो उसके रास्ते में अवरोध थे, रुकावटें। अब बच्चों चलिए आगे बात कर लेते हैं उसके आगे नई विश्व व्यवस्था की। ठीक है, तो नई विश्व व्यवस्था में क्या है? अगस्त 1990 में इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिश नाकाम साबित हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी, जिसमें 34 देशों की मिलीजुली सेना लगभग 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम संख्या ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसे परास्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर बल प्रयोग की अनुमति को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी तथा इस युद्ध का नाम प्रथम खाड़ी युद्ध रखा। अब बात करते हैं क्लिंटन के दौर की। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। इन्होंने अमेरिका के घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नर मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद हम बात करते हैं 9/11 के आतंकी हमला की। थोड़ा सा बच्चों माफ़ी समझाऊंगी कि यहाँ के जो पॉइंट है वहाँ 09 होना चाहिए था, वहाँ पे 19 लिख गया है। ठीक है, हम 9/11 क्यों कहते हैं हम इसके बारे में बता देते हैं। 9/11 इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में मंथ पहले लिखा जाता है, डेट बाद में लिखी जाती है, तो इसीलिए 11 सितंबर 9वां महीना और 11 जो है तारीख है, इसलिए 9/11 कहा जाता है। 11 सितंबर को 9/11 लिखा जाना है। तो 11 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा, जिनका संबंध आतंकवादी गुट अलकायदा से माना जाता है, कि 4 अमेरिकी वैश्विक विमानों पर कब्जा कर लिया और 4 अलग अलग जगहों पर छोड़ा। यानी इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया, जिसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए। इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया। यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 जहाज छोड़ दिए गए थे, टकरा गया था। ये अमेरिका के उसमें बहुत सबसे गंभीर घटना थी। अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1706 देश में इतना बड़ा हमला था जो कभी नहीं झेला था। यह बहुत दुखदायी क्षण था। अब आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरी कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सब पे चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्द उखड़ गए, लेकिन अलकायदा के अवशेष अभी भी सक्रिय हैं। जैसा कि पहले भी बताया था अलकायदा के बारे में। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम पर अब बता देते हैं। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमले की अनुमति नहीं दी थी। कहा गया कि सामूहिक हथियार बनाने से रोकने के लिए हमला किया जा रहा, मगर ऐसा नहीं था, जिसका कोई सबूत नहीं मिला। यानी कि अमेरिका ने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए इराक पर हमला किया था। हमले का मकसद इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया, क्योंकि 3,000 अमेरिकी सैनिक बड़ी संख्या में इराकी सैनिकी और लगभग 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए। अब बात कर लेते हैं भारत अमेरिका के संबंध की। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए। बच्चों यहाँ पे मैं बता दूँ उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति के बारे में। उदारीकरण जो होता है, उदारीकरण का मतलब होता है अपने नियमों में ढील देना, जिस प्रकार नियम बनाना ताकि कोई भी व्यापारी या कोई भी देश अपना आके यहाँ पे निवेश कर सके और अपना व्यवसाय कर सके, अपना व्यापार कर सके, तो उसे उदारीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोल दिया कि आप आइए, यहाँ पर रोज़गार पैदा करिए, अपना कार्य कीजिए, अपना व्यापार आगे बढ़ाइए। ठीक है, उसे कहते हैं
उदारीकरण और वैश्वीकरण। भारत अब अमेरिका के विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका के प्रत्येक राजदूत का भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा की जाती है। अमेरिका में बसे अप्रवासी भारतीयों का खासकर सिलिकॉन वैली में दबदबा। हर बार कोई भी राष्ट्रपति बनता है वो बाहर भारत ज़रूर घूमने आता, चाहे ओबामा हो, बराक ओबामा हो, चाहे जॉर्ज बुश हो। खैर हालांकि ट्रंप है, ट्रंप अभी तक नहीं, लेकिन ओबामा भी आ चुके हैं। अमेरिका में बसे अप्रवासी भारतीयों का खासकर सिलिकॉन वैली में दबदबा रहा। यहाँ से आईटी जितने हैं, इंजीनियर जितने हैं, लगभग 90% भारतीय हैं। सामरिक महत्व के भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना, यानी कि इस तरीके से भारत और अमेरिका के जो संबंध थे इसी प्रकार से प्रगाढ़ और मजबूत थे। ठीक है बच्चों, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप इसको फिर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो चीज़ें बच्चों नहीं समझ में आएगी उसको आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसी के साथ मैं यह चैप्टर यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।